Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 5D Pass for Sure videos. जो न्यूली लॉन्च्ड सीरीज है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, उसकी पास फॉर श्योर वीडियोस बना रहे हैं जो कि यूज किया जा रहा है SIF और म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो एक ही एग्जाम में हम दोनों सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएंगे. देयर आर 22 चैप्टर्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया. सो हमने जो 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं म्यूचुअल फंड्स के. सो फर्स्ट 12 चैप्टर्स जो म्यूचुअल फंड के आते हैं, इसमें जो NISM सीरीज 5 है वो पूरा 5A का पूरा करिकुलम है. अब जो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स रहेंगे वो इक्विटी डेरिवेटिव्स के रहेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं जो NISM सीरीज 5D है. और आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. तो आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. हम देखेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे. देन पे ऑफ देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का पे ऑफ कैसे होता है, प्रॉफिट्स कैसे हैं और फिर लॉसेस का पे ऑफ कैसे बनेगा. प्राइसिंग ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे. और देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय स्पेकुलेटर्स, हेजर्स एंड आर्बिट्राजर्स. तो किस तरीके से आर्बिट्राज यूज करते हैं फ्यूचर्स को, किस तरीके से स्पेकुलेटर्स यूज करते हैं, किस तरीके से हेजर्स यूज करते हैं फ्यूचर को. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. इट इज एन एग्रीमेंट विच इज मेड बिटवीन द टू पार्टीज. दो पार्टीज मिलके जब ये डिसाइड करती हैं टू बाय और सेल एनीथिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर की डेट पे जब कोई भी दो पार्टीज मिलके ये डिसाइड करती हैं कि हम एक पर्टिकुलर एसेट को फ्यूचर में खरीदेंगे या बेचेंगे, और प्री एग्रीड प्राइस पे जो आज ही प्राइस डिसाइड होगा, इस ट्रांजैक्शन को, इस किए गए एग्रीमेंट को हम फॉरवर्ड बोलते हैं. और देखा जाता है कि फॉरवर्ड्स कहाँ ज्यादा यूज हो रहे हैं. कमोडिटीज में यूज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में यूज होते हैं, इक्विटी में यूज होते हैं, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में ये यूज होते हैं. चलिए आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या. बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैश कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं. सो एज्यूम, देखो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया है. तो आप एज्यूम कीजिए कि मई 11 2024 को आपने एक गोल्ड खरीदना है किसी गोल्ड स्मिथ से. सो मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड फॉर दिस डे इज 62,130 फॉर 10 ग्राम्स ऑफ 24 कैरेट गोल्ड. और गोल्ड स्मिथ आपको इस प्राइस पे देने के लिए रेडी भी हो गया है, राइट. सो आपने उसको 62,130 रुपीज दिए फॉर 10 ग्राम्स के लिए और आपने गोल्ड की डिलीवरी ले ली. सो दिस इज प्योर ए कैश मार्केट ट्रांजेक्शन एट दिस प्राइस, जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं. तो बिल्कुल सिंपल ये कैश का ट्रांजैक्शन हो गया है, जहां पे आपने 62,130 रुपीज दिए हैं गोल्ड स्मिथ को और आपने 10 ग्राम्स जो है ना गोल्ड बाय कर लिया है 24 कैरेट गोल्ड को. तो ये तो एग्जाम्पल है कैश ट्रांजैक्शन का. अब मैं बताता हूं कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या है. अब देखिए इसी एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि सपोज करते हैं यू डू नॉट वांट टू टेक द डिलीवरी. गोल्ड की डिलीवरी आज आपको मई 11 को नहीं चाहिए, बट आपको कब चाहिए, आफ्टर 1 मंथ. तो गोल्ड स्मिथ ने क्या किया है, आपको एक प्राइस कोट किया है 62,337 का फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, राइट. क्योंकि आप एक महीने के बाद का प्राइस उसको बोल रहे हैं कि आप एक महीने बाद का बोलोगे. तो ऑफ कोर्स ही हो सकता है कि एक महीने में प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए, लेकिन गोल्ड स्मिथ ने एक महीने के बाद का आपको थोड़ा हाई लेवल पे प्राइस कोट किया है और आप एग्री हो गए हो वो फॉरवर्ड प्राइस देने के लिए, और फिर आप देन यू गो अवे. इसके बाद इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे कि यू बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर ए लॉन्ग फॉरवर्ड. तो आपने बाय किया है, तो आपने लॉन्ग का मतलब बाय होता है, तो आप एक लॉन्ग फॉरवर्ड हो गए हो, यानी कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन बना ली है जहां पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है. वेयर एज जो गोल्ड स्मिथ है उसकी सोल्ड पोजीशन है, यानी कि उसकी सेल पोजीशन है, उसकी शॉर्ट पोजीशन है, राइट. और सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि अभी तक नो एक्सचेंज ऑफ मनी और गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अभी तक यहाँ पे ना मनी का एक्सचेंज हुआ है ना गोल्ड का एक्सचेंज हुआ है. सिर्फ और सिर्फ आप एक ट्रांजेक्शन में आए हो डिलीवरी के, कि एक महीने के बाद आपको 62,337 पे 10 ग्राम्स की गोल्ड की डिलीवरी मिलेगी, यानी कि 10 ग्राम आप सोना लोगे और 62,337 62,337 रुपीज आप एक महीने के बाद उसको दोगे. आपकी लॉन्ग पोजीशन है, गोल्ड स्मिथ की शॉर्ट पोजीशन बन गई है यहाँ पे. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर 1 मंथ आप आए हैं और आपने गोल्ड स्मिथ को पैसे दे दिए हैं 62,337 और आपने 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ले लिया है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, right. So this is a forward contract where both the parties are obliged to go through the contracts irrespective of the value of the underlying asset at the time of delivery. तो कहने का ये मतलब है, at the time of delivery
अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गोल्ड की चाहे कोई भी वैल्यू रही है, गोल्ड स्मिथ आपको 10 ग्राम्स गोल्ड देगा 62,337 पे, और आपको इसी प्राइस पे उससे 10 ग्राम गोल्ड लेना पड़ेगा। ये तो है प्योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। होप आपको ये समझ आया। देखिए, फीचर्स की बात करता हूँ कि एसेंशियल फीचर्स क्या हैं फॉरवर्ड्स के, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। ये क्वेश्चन आएगा एंड बिलीव मी, बहुत ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सब टर्म्स जैसे कि प्राइस की क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग, डिलीवरी टाइम, सेटलमेंट प्रोसीजर, सारा का सारा पहले ही डिसाइड होगा ऑन द डे व्हेन यू आर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन आप एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये सारी की सारी चीजें प्री डिसाइडेड होंगी। तो कहने का ये मतलब है कि फॉरवर्ड आर बायलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शंस। तो ये ओटीसी ट्रांजेक्शंस हैं, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शंस हैं, राइट। यहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो इन इन प्योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज अ नो स्टॉक एक्सचेंज इज बीइंग इन्वॉल्व्ड। अब बात करते हैं मेजर लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड्स की। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ लिमिटेशंस है। पहला है लिक्विडिटी रिस्क। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू बाय और सेल द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक डिजायर्ड क्वांटिटी को अंडरलाइंग एसेट की बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, इनेबिलिटी जहां पर है आपकी, वहां पर इसको लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। और सिंस दीज ऑल फॉरवर्ड्स ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वो प्री डिसाइड होती है, इसलिए जर्नली देखा जाता है कि अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, राइट। सो फॉरवर्ड्स आर नॉट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कोई लिस्ट नहीं है, एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अदर मार्केट पार्टिसिपेंट टू इजिली एक्सेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी इशू है। तो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और नॉन अवेलेबिलिटी है इनकी एक्सचेंज पे, तो इसको थोड़ा सा इलिक्विडिटी यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है पार्टीज के लिए टू एग्जिट फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट्स मेच्योरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी से पहले अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, लिक्विडिटी इशू है वहां पर। दैट इज वाई ये एक बहुत ही मेजर लिमिटेशन है व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड्स। अब बात करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क की। देखिए, काउंटर पार्टी रिस्क ये है कि सामने वाली, आपने एक आज एग्रीमेंट किया है लेकिन सामने वाली पार्टी ही मुकर गई है, और उस टाइम पे जब गोल्ड की डिलीवरी थी, गोल्ड स्मिथ ने आपको गोल्ड नहीं दिया, या वाइस वर्सा ले लूं कि आप ही लेने नहीं पहुंचे, तो दिस द काउंटर पार्टी रिस्क इज बीन इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों क्रिएट किए गए? टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लिमिटेशंस हैं, जो जैसे कि लिक्विडिटी इज द लिमिटेशन एंड द काउंटर पार्टी रिस्क इज द लिमिटेशंस, तो ये दोनों लिमिटेशंस को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज अ एग्रीमेंट, अगेन दिस इज एन एग्रीमेंट थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पर टू पार्टीज ट्रांजैक्ट करती हैं, या वे ये वो तरीके का एग्रीमेंट है जहां पर दो पार्टीज ट्रांजैक्ट करेंगी थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू बाय और सेल a fixed amount of commodity or financial assets on a future date at agreed price। तो कहने का ये मतलब है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एग्रीमेंट में, सब सारी चीजें सेम होंगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन होंगी सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। प्राइस डिस्कवरी थ्रू फ्री इंटरेक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो कहने का ये मतलब है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप बायर भी हैं, उसमें सेलर्स भी हैं, और उसी तरीके से वहां पर प्राइस डिस्कवरी भी हो रही है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। Margin payable by both the parties. Both the parties are agreed to pay the margins. If you buy the contract, if you sell the contract, you have to pay a margin in a future contract. क्वांटिटी डिसाइडेड टुडे, वो भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, जो आज ही क्वांटिटी डिसाइड हो रही है। और जो क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, वो भी आज ही डिसाइड हो रही है कि किस क्वालिटी पे कौन सा एसेट्स आप लिया जाएगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब देखिए, लिमिटेशंस की मैं यहाँ पर बात करूं तो सिंस एज फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज, दे टू हैव सर्टेन लिमिटेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेड मैच्योरिटीज। तो कौन कौन सी वो हो सकते हैं लिमिटेशंस, देखते हैं। तो
लिमिटेड अंडरलाइंग सेट हो सकता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हो रहा है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लगती हैं ऑन अकाउंट ऑफ M2M सेटलमेंट ऑल्सो, कि जो M2M हर रोज सेटल हो रहा है यहाँ पे। इन फ्यूचर में अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि M2M क्या है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, तो इस तरीके से थोड़ी यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सो ये एक छोटी सी लिमिटेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। देखो जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर है, उसके कोट्स को मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो कोट्स गिवन ऑन द NSE वेबसाइट फॉर निफ्टी फ्यूचर्स एज ऑन October 3, 2024। तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप है जिसको हम इंडेक्स फ्यूचर्स बोलते हैं। तो इंडेक्स का भी फ्यूचर हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 है। एक्सपायरी डेट इस कॉन्ट्रैक्ट की October 31 है। तो हम देखो कि आज हम कौन सी डेट पे हम ये कोट देख रहे हैं, October 3, 2024 को हम ये कोट देख रहे हैं, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है October 31, 2024 है। ओपन प्राइस आज इसका था 25,670, हाई प्राइस इसका गया है 25,818 तक, और लो प्राइस इस निफ्टी का गया है 25,440 का। क्लोजिंग प्राइस हुआ है 25,475 पर, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, तो आज कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, बाय हुए हैं, सेल हुए हैं, तो ये आ गया है आज कितने कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हुए हैं, 1,17,48,350 कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग ट्रेडेड टुडे। टर्नओवर इसका इतना यहाँ पर इन लैक्स में आ गया है कि लगभग 30 लाख के आसपास का तो टर्नओवर यहाँ पे इतना इसमें दिया गया है। तो ये इसका टर्नओवर, और अंडरलाइंग जो वैल्यू है उसकी 25,250 रुपीज है। सो ये एक तरीके से थोड़ा सा ओवरव्यू है कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूं रिलेटेड टू फ्यूचर मार्केट्स। चलिए समझते हैं स्पॉट प्राइस। सबसे पहला स्पॉट प्राइस, द प्राइस एट विच एन एसेट ट्रेड्स इन द कैश मार्केट। सो कैश मार्केट में जो प्राइस है किसी भी एसेट का उसको हम स्पॉट प्राइस बोलेंगे, कि जो निफ्टी का स्पॉट में क्या प्राइस चल रहा है, निफ्टी का कैश में क्या प्राइस चल रहा है, तो उसको हम स्पॉट बोलेंगे। SBI बैंक का स्पॉट में कैश में क्या प्राइस चल रहा है तो उसको स्पॉट प्राइस बोला जाएगा, या किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का जो कैश मार्केट में जो प्राइस चलता है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। अब आ जाता है फ्यूचर प्राइस। देखिए जो प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर मार्केट, तो फ्यूचर मार्केट्स जो मैंने आपको बताया कि एक एक महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर्टिकुलर एसेट का क्या प्राइस चल रहा है वो फ्यूचर प्राइस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में द पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स, तो वो कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हो गई आपकी। एक्सपायरेशन डे, द डे ऑन विच अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ceases to exist, it is the last trading day of the contract। तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे कॉन्ट्रैक्ट का होता है जहां पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वहां उस दिन खत्म हो जाता है, तो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और अगर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना पड़ेगा। या आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको बाय करना पड़ेगा, तब वो स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन, और फिर आपको नेक्स्ट अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। टिकट साइज, इट इज द मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। सो एक्सचेंज डिसाइडेड द टिक साइजेस, और कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि निफ्टी का टिक साइज क्या है, यानी कि 10 पैसे पे प्राइस चलेगा, 50 पैसे पे प्राइस चलेगा। तो हर एसेट्स का, सारी शेयर्स का भी डिफरेंट हो सकता है, निफ्टी का डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड टिक प्राइस। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेड इन लॉट में ये ट्रेड किए जाते हैं। फ्यूचर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दीज आर ट्रेडेड इन लॉट्स, and to arrive at the contract value we have to multiply the price with the contract multiplier or the lot size। तो कहने का ये मतलब है कि आज अगर मैं ये बात करूं तो SBI कैश मार्केट में चल रहा है 1,000 रुपीज, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो SBI का जो फ्यूचर है एक महीने बाद का जो फ्यूचर है उसका प्राइस चल रहा है 1,010 रुपए, लेकिन उसमें 1,000 का लॉट है, यानी कि 1,000 शेयर उसमें उठेंगे। सो ये लॉट साइज होता है वहां पे। तो कहने का ये मतलब है कि SBI अगर आपको, इफ यू वांट टू बाय एन SBI फ्यूचर, तो यू हैव टू बाय 1,000 शेयर्स ऑफ SBI। तो 1,000 का लॉट हो गया, और जो ये लॉट साइज है कितने का है ये डिसाइड करता है सेबी। अब बात करते हैं बेसिस की। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड बेसिस। स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में एक फाइनेंशियल एसेट के डिफरेंस हो सकता है। जनरली फ्यूचर प्राइस थोड़ा सा हाई होता है स्पॉट प्राइस से। सो इस डिफरेंस को बोलते हैं बेसिस। और क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, इफ द फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस,
तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया एसबीआई का कि एसबीआई कैश मार्केट में तो 1000 रुपीज चल रहा है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में 1010 रुपीज चल रहा है, 10 रुपए ज्यादा चल रहा है। सो इन दैट केस इफ द फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस, तो बेसिस फॉर द एसेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम बेसिस को क्या बोलेंगे, अगर फ्यूचर प्राइस ज्यादा है तो हम बेसिस को बोलेंगे नेगेटिव है। सिमिलरली अगर स्पॉट प्राइस ज्यादा है फ्यूचर प्राइस से, इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द फ्यूचर प्राइस, तो बेसिस ऑफ द एसेट इज पॉजिटिव। तो सिर्फ ये ध्यान रखने की बात है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी की। देखिए कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस। सिंपल सी बात है कि इट इज कि जो फ्यूचर प्राइस और जो स्पॉट प्राइस है उसका ये रिलेशनशिप हमें बताता है। तो इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट दैट इज पेड फॉर फाइनेंस और कैरी द एसेट टिल डिलीवरी। तो कहने का ये मतलब है, जब इन कमोडिटीज मार्केट में आपने जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो कमोडिटीज मार्केट में ज्यादातर देखी जाती है कि आपने इंटरेस्ट जो पे किया है उसको कैरी करने के लिए टिल द डिलीवरी। सो ये हो गया, प्लस इसमें से लेस कर देंगे द इनकम अर्नड ऑन एसेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। तो आपने की जो इनकम हुई है उस दैट पर्टिकुलर होल्डिंग पीरियड में आप उसको लेस कर देंगे। और फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स कैरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस द परचेज लेस डिविडेंड अर्न। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या आ जाएगी, जो इंटरेस्ट पे किया आपने फाइनेंस के लिए, जो फाइनेंसिंग जो आपने फाइनेंस पर पेड टू द फाइनेंस द परचेज लेस द डिविडेंड अर्न। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में आपका इस तरीके से होगा। अब एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक शेयर का प्राइस है जो 100 रुपए चल रहा है कैश मार्केट में, और एक पर्सन को जो वो खरीदना है बट उसके पास पैसे नहीं है। इन दैट केस हेल्प टू बोरो 100 रुपीज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो फ्यूचर मार्केट इज दी मार्जिन पे ट्रेड कर रहा है ना सारा का सारा। सो यानी कि इन दिस केस ऑल्सो 6% का मार्जिन है, और उसने 100 रुपए उसने 6% का मार्जिन लिया है। तो एक तरीके से उसने बोरो किए हैं 100 रुपए एट द रेट ऑफ 6%। सपोज दैट कि वो इस शेयर को 1 साल तक होल्ड करता है और ही एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू गिव 200% डिविडेंड ऑन इट्स फेस वैल्यू। अब वो 1 साल में 6% दे रहा है, लेकिन उसको 2% का डिविडेंड भी आ रहा है। तो इसकी नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या हो गई, इंटरेस्ट पेड माइनस डिविडेंड रिसीव्ड। तो 6% का इंटरेस्ट पे किया है माइनस 2% जो डिविडेंड आया है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज ₹4। सो देयरफॉर द ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस उसके लिए कितना होना चाहिए, 104 रुपए का, क्योंकि 4 रुपए की उसकी कॉस्टिंग आ रही है यहाँ पर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉस्ट ऑफ कैरी मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैरी हो सकती है यहाँ पर। देखिए मार्जिन अकाउंट क्या होता है, मार्जिन अकाउंट तो एक्सचेंज सेटलमेंट, कुछ ट्रेड्स को सेटल करने के लिए और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट से बचने के लिए ब्रोकर से एक मार्जिन चार्ज करती है, राइट। और ब्रोकर्स इन टर्न क्या करते हैं, वो मार्जिन चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से। सो ये मार्जिन अकाउंट होता है। कस्टमर एक्सचेंज ब्रोकर से मार्जिन चार्ज करता है और ब्रोकर कस्टमर से मार्जिन चार्ज करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल को, इससे पहले वाले एग्जांपल को 6% एग्जांपल वाला दिया, उसमें मैंने आपको बताया। सो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। इनिशियल मार्जिन, अब इनिशियल मार्जिन वो है कि जो हमें वी नीड टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू नहीं देनी होती है, वी जस्ट हैव टू गिव द मार्जिन, छोटा सा मार्जिन देना है। जैसे कि मैंने आपको एसबीआई वाला एग्जांपल दिया था कि एसबीआई का अभी प्राइस 1000 रुपीज चल रहा है, तो आपको 100 शेयर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपको एक फ्यूचर्स खरीदना है जिसका लॉट साइज 100 रुपए है, और उसमें आपको 10% का मार्जिन देना है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वुड बी 1 लाख, लेकिन आज आपको सिर्फ 10,000 रुपीज ही देने हैं वो निफ्टी फ्यूचर खरीदने के लिए। तो एक तरीके से आपका मार्जिन जो 10% का है, यानी कि 10,000 रुपए दे के आप 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एसबीआई का शेयर खरीद सकते हैं, या उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और 1 महीने के लिए उस पोजीशन में बने रह सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप अपना जो हर दिन का मिनिमम 10% का मार्जिन मेंटेन करें। मार्क टू मार्केट, अब देखिए जो मैंने आपको अभी जो एग्जांपल बताया कि 10,000 आपका हर रोज का रोज आपका मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम 10% जो मार्जिन है, तो इसमें क्या होगा, M2M इज नथिंग बट दी M2M इज नथिंग बट दी मार्क टू मार्केट। तो आज आपका कितना प्रॉफिट या लॉस रहा उसको मार्क टू मार्केट कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स ट्रेडेड, तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग येट टू बी सेटल्ड। तो ओपन इंटरेस्ट आपके बाइंग में भी हो सकते हैं, सेलिंग में हो सकते हैं, ये वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जो स्क्वायर ऑफ नहीं किए गए हैं।
एंड द वॉल्यूम ट्रेडेड। तो टोटल वॉल्यूम्स अगर मैं बात करूं बाइंग एंड सेलिंग मिला के, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है उसमें, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम्स ट्रेडेड। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड ये बैंड है या वो प्राइस की रेंज है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो परमिटेड है ट्रेड करने के लिए ड्यूरिंग अ डे। तो जनरली फॉर एन एग्जांपल जनरली देखा जाता है कि 10% इज दी प्राइस रेंज। तो कोई भी स्टॉक है 10% ऊपर जाएगा तो उसमें सर्किट लग जाएगा फॉर एन एग्जांपल, या 10% नीचे जाएगा तो उसमें सर्किट लग जाएगा। सो ये प्राइस रेंज है, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि ज्यादा वोलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए ये प्राइस बैंड बनाए जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज इन फ्यूचर मार्केट्स कंटिन्यू है और अब हम बात करेंगे पोजीशंस की कि जो कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ओपन पोजीशन, जो स्प्रेड कैसे हो सकता है, या ओपनिंग पोजीशन क्या है, क्लोजिंग पोजीशन क्या है। तो चलिए समझते हैं कि पोजीशंस कैसे ली जाती है फ्यूचर्स में। सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग पोजीशन। आउटस्टैंडिंग बाय पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाय पोजीशन होता है। सो व्हेन एवर यू वांट टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, या कभी भी आपको लगता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इफ यू वांट, अगर आपको ये लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, इफ द प्राइस कैन गो अप, तो आप उस पर्टिकुलर एसेट में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, बाय करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग पोजीशन। और अगर आपको लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर शेयर का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस या जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस नीचे जा सकता है, गिर सकता है, तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो फ्यूचर्स में दो तरीके से पैसे बनते हैं, आप या तो बाय करके सेल कीजिए प्राइस के ऊपर तो आपका प्रॉफिट बनेगा, या आप बेच के शॉर्ट करके अगर नीचे खरीद लेंगे तब आपका प्रॉफिट बनेगा। सो ये दो तरीके के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बाय करके ऊपर सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और सेल करके नीचे दोबारा बाय कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट पोजीशन, और उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो नीचे खरीदना पड़ेगा, तो वो जो डिफरेंस होगा प्राइस का वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो उसको हम शॉर्ट पोजीशन बोलेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। अब बात करते हैं ओपन पोजीशन की। सो देखिए, जब किसी भी वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी ओपन पोजीशन कितनी है, तो आपने एक एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, 4 बाइंग की और 3 आपने सेल कर दिए, तो आपकी ओपन पोजीशन कितने की हो गई, 1 हो गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, 110% आएगा, जिसमें वो आपको बता ऐसा कुछ ऐसे लिखेंगे कि यू हैव बॉट 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एसबीआई, यू हैव सोल्ड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो व्हाट इज द ओपन पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, ये थोड़ा सा समझने की बात है। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, नेकेड पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट क्या है, इज सिंपली अ लॉन्ग पोजीशन और द शॉर्ट पोजीशन। तो नेकेड पोजीशन क्या है, मैं सिंपल बाय करके अगर बैठ जाऊं या सिंपल बाइंग पोजीशन में आ जाऊं तो वो मैं नेकेड नेकेड बाइंग हूं वहां पर। और अगर मैं शॉर्ट पोजीशन में बैठा हूं और मेरी कोई और अंडरलाइंग एसेट में कोई और पोजीशन नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट पोजीशन, तो विच इज कॉल्ड नेकेड पोजीशन, यानी कि मेरी उसके उस अंडरलाइंग एसेट में और कोई पोजीशन नहीं है, कोई हेज्ड पोजीशन नहीं है, राइट। तो ये तो हो गया नेकेड पोजीशन। अब मैं बात करता हूं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन की। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशंस इन अ फ्यूचर मार्केट ऑन अ सेम अंडरलाइन। तो कहने का ये मतलब है कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ दो पोजीशन बनाऊंगा ऑन अ सेम अंडरलाइंग एसेट। तो मैं एक पे कॉन्ट्रैक्ट पे तो लॉन्ग हो जाऊंगा, यानी कि खरीद लूंगा, और मैं शॉर्ट हो जाऊंगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे विद डिफरेंट मेच्योरिटी। तो एक एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई में इस महीने में मैंने बाय कर लिया और नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर लिया। तो ये जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। अब बात करते हैं ओपनिंग ए पोजीशन। देखिए, ओपन कैसे होगी पोजीशन, तो हम बाय करेंगे किसी भी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन ओपन हो जाती है, बाइंग की पोजीशन आ जाएगी। फिर क्लोज करने के लिए हमें उस पोजीशन से निकलना पड़ेगा, वी हैव टू स्क्वायर ऑफ, और हमें उसको सेल करना पड़ेगा। अब चाहे आप उसको प्राइस से ऊपर सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट है, अगर आप प्राइस से नीचे सेल करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, राइट। ऐसे ही आपकी शॉर्ट पोजीशन में निकलना पड़ेगा। अगर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना आपका फायदा है, और नीचे आके आपको उसको बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है और प्राइस ऊपर जा रहा है और आपको ये डर है कि और ऊपर ना चला जाए, तो आपको फिर वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, बाय करना पड़ेगा अपने प्राइस से भी ऊपर। सो इस तरीके से ये ओपन पोजीशन काम करती है और क्लोजिंग पोजीशंस काम करती है। क्लोज पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, पोजीशन क्लोज करने के लिए स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। बाय है तो सेल करना पड़ेगा, सेल है तो बाय करना पड़ेगा, चाहे आप ऊपर खरीद बेचे या नीचे खरीदें, या नीचे बेचे ऊपर खरीदें, प्रॉफिट हो लॉस हो, पोजीशन स्क्वायर ऑफ तो करनी पड़ेगी। अब एक डायग्राम के जरिए मैं आपको पे ऑफ दिखाता हूं कि किस तरीके से पे ऑफ चार्ट्स बनते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने फ्यूचर को लॉन्ग किया है तो किस तरीके से आपका किस अगर आपने फ्यूचर प्राइस लॉन्ग किया है तो किस तरीके से आपका पे ऑफ बनेगा।
सो लेट अस से अ पर्सन गोज लॉन्ग ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट ₹100, तो कोई 100 रुपए पे किसी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया है, तो उसका पे ऑफ देखिए कैसे बनेगा। आपने लॉन्ग को 100 रुपए किया है, तो मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी, अब एट एक्सपायरी पे मार्केट प्राइस है 50-60, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मार्केट प्राइस लगे हुए हैं और लॉन्ग फ्यूचर का पे ऑफ। तो आपने पोजीशन को लॉन्ग किया है 100 रुपए पे और प्राइस है एक्सपायरी पे 50 रुपीज, तो आपका -50 रुपए का लॉस हो गया। ऐसे ही 60 पे -40 का लॉस हो गया। 100 का 100 है तो आपको जीरो आ रहा है, लेकिन आपने लॉन्ग किया है और आपको पैसा कब बनना शुरू होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा। तो देखिए जैसे ही मार्केट प्राइस 100 से ऊपर जाना शुरू हुआ है, 110, 120, 130, 40, 50, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है 10, 20, 30, 40, 50 का। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग का पे ऑफ बनेगा और शॉर्ट का पे ऑफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब आपको टेबल के जरिए मैं आपको सिर्फ दिखाने जा रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स की जो फीचर हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या हैं। ऑपरेशनल मैकेनिज्म, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो पूरी टेलर मेड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है, एक्सचेंज सब चीजें बताता है और एक्सेप्ट द प्राइस, ऑल अदर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन फ्यूचर में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है बिकॉज वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की वहां पर गारंटी है। लिक्विडिटी कम होती है व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी हाई है, आप एनी टाइम यू कैन एंटर, एनी टाइम यू कैन एग्जिट। प्राइस डिस्कवरी एफिशिएंट उतनी नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एज द मार्केट्स आर स्कैटर्ड, बट प्राइस डिस्कवरी बहुत ज्यादा आसान है फ्यूचर्स में, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है बायर और सेलर को कि कम टुगेदर वो आए, अपना प्राइस रखे, बाय का सेल का प्राइस रखे, इस तरीके से वहां पर प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिसेमिनेशन, देखिए क्वालिटी जो इंफॉर्मेशन है मे बी पुअर हो वहां पर, राइट। स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत स्लो है, but futures are traded nationwide, even a bit of relevant information is quickly disseminated। तो उस प्राइस के अंदर आपकी कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन तुरंत तुरंत डिसॉल्व हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की प्राइसिंग की, कि किस तरीके से फ्यूचर्स की प्राइसिंग होती है। देखिए फ्यूचर प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की है डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट की, जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कोई सिंगल तरीका नहीं है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को प्राइस करने का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिमांड और सप्लाई पैटर्न्स होते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स, और डिफरेंट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैश फ्लोज हो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है एक सिंगल मेथोडोलॉजी को डिजाइन करना या कैलकुलेट करना फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस को, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पर एक दो जो पॉपुलर मॉडल बताए गए हैं फ्यूचर प्राइसिंग के लिए, विच इज कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल एंड एक्सपेक्टेशंस मॉडल, तो उसकी थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे। क्वेश्चन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कैश एंड कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग, जिसमें बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग, उसकी अजम्पशंस भी देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज नो आर्बिट्राज मॉडल। तो कहने का ये मतलब है कि इट इज नो आर्बिट्राज मॉडल। आर्बिट्राजिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर शेयर का जब दो एक्सचेंज के बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है, उस प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के ट्रेड को आर्बिट्राज बोलते हैं। और ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू स्पॉट प्राइसेस, टू फ्यूचर प्राइसेस एंड वन स्पॉट प्राइस टू वन फ्यूचर प्राइस ऑल्सो। तो जब जो आर्बिट्राजर्स होते हैं इसका एक्सचेंज प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए ट्रेड करते हैं, एक मार्केट में बाय करके दूसरी मार्केट में बेचते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो थोड़ा 5-10 पैसे का डिफरेंस हो सकता है। एसबीआई एनएससी पे ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए, लेकिन बीएससी पे ट्रेड कर रहा है 1000 रुपए 10 पैसे, तो ये 10 पैसे का फायदा उठाने की आर्बिट्राजर्स कोशिश करते हैं। इसको हम आर्बिट्राजिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल समझने से पहले हमें ये आर्बिट्राज समझना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या बोलता है। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बोलता है कि देयर इज नो आर्बिट्राज मॉडल। ये मान के चलता है ये वाला मॉडल कि एफिशिएंट मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट। इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट ड्यू टू मिस प्राइसिंग, तो जैसे ही ये बोला जाता है कि अगर एक मोमेंट आती है, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि उस मार्केट से मिस प्राइसिंग की जाए, तो आर्बिट्राजर्स क्या करेंगे, प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे और ये एलिमिनेट हो जाएंगी अपॉर्चुनिटीज। तो दिस ट्रेडिंग कंटिन्यूज अंटिल द प्राइसेस आर अलाइंड अक्रॉस द प्रोडक्ट्स एंड द मार्केट्स फॉर रेप्लिकेटिंग एसेट्स। तो जैसे ही ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो ये आर्बिट्राजर्स क्या करेंगे, इन मिस प्राइसिंग का फायदा उठाना शुरू कर देंगे।
और द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर पोजीशन है। तो अब कॉस्ट क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की? इज द फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज द नथिंग बट एडिशन ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द अंडरलाइंग एसेट टिल डिलीवरी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी हमका ये बोलता है कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप स्पॉट प्राइस का होता है उस प्लस जो आप वो कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए जब आप रखेंगे या 2 महीने के लिए रखेंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट भी होती है वो कैरी करने की। सो वो भी उसमें आपकी ऐड हो जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ कैरिंग ए फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द डे टू द फ्यूचर डेट आपको कुछ कॉस्ट लगाएगा जो कि है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कस्टोडियन चार्जेस, फाइनेंसिंग कॉस्ट। वेयर एज फॉर कमोडिटीज इट वुड इंक्लूड वेयर हाउसिंग कॉस्ट ऑल्सो। तो इस तरीके से ये कॉस्ट ऑफ कैरी काम करता है। फ्यूचर प्राइसिंग कैसे बनेगी? स्पॉट प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट जो आपकी होगी, कॉस्ट ऑफ कैरी हमें यही बताता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं वो उसमें आपकी ऐड हो जाएंगी। अजम्पशन क्या है? अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट एंड कैरी मॉडल की बात करते हैं। अंडरलाइंग एसेट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन द कैश मार्केट। बहुत ही अबंडेंस में होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई इन द अंडरलाइंग इज नॉट सीजनल। सीजनल नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। होल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज इजीली उसको हमें होल्ड करना चाहिए। अंडरलाइंग एसेट कैन नॉट बी सोल्ड शॉर्ट। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस एंड नो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो ये है अजम्पशन इन कैश मार्केट। तो कैश का जो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस नहीं है और मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग की, कि जो एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या बोलता है? इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस दैट ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस विच मूव्स द मार्केट। तो कहने का ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर जो होता है वो नहीं मार्केट को मूव करता है, स्पेशली इन केसेस व्हेन द एसेट कैन नॉट बी सोल्ड और कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फ्यूचर कैन ट्रेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस। जो अंडरलाइंग एसेट है उसका जो फ्यूचर का जो है फ्यूचर्स जो है उसका वो प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। और फ्यूचर प्राइस जो गिव मार्केट पार्टिसिपेंट एक इंडिकेशन देता है कि जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी कहाँ रहेगी स्पॉट प्राइस की। तो कहने का मतलब है अगर फ्यूचर प्राइस किसी का स्पॉट प्राइस से ज्यादा है या कैश प्राइस से ज्यादा है तो आपको इंडिकेट करेगा कि लोग उसमें थोड़ा सा बाइंग पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि वो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एंड वाइस वर्सा। अब बात करते हैं कमोडिटी, इक्विटी एंड इंडेक्स फ्यूचर्स की। देखिए ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कमोडिटी में भी हो सकते हैं। कमोडिटीज में जो गोल्ड है उसके फ्यूचर हो सकते हैं, सिल्वर के फ्यूचर्स हो सकते हैं, प्लस एक इक्विटी में किसी भी इक्विटी शेयर का फ्यूचर हो सकता है, इक्विटी इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है। सो इस तरीके से ये कमोडिटी, इक्विटी और इंडेक्स के फ्यूचर हो सकते हैं जहाँ पे अब हम अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, सेल पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा मार्जिन देके एक एक महीने के ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हेजिंग की। लॉन्ग हेज। देखिए लॉन्ग हेज क्या होता है? लॉन्ग हेज इज द ट्रांजैक्शन व्हेन वी हेज आवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर मार्केट। तो आपकी कोई पोजीशन कैश मार्केट में, आपने कैश में कुछ बाइंग किया हुआ है, कैश में आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, लेकिन आपने पोजीशन अपनी फ्यूचर मार्केट में भी लॉन्ग बना लिया, बाइंग पर बना लिया। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग हेज। तो आपने एक तरीके से उसको लॉन्ग हेज कर दिया। अब आपका कैश में भी बाय है माल और फ्यूचर में भी आपकी पोजीशन बाय है। शॉर्ट हेज क्या होता है? इज द ट्रांजेक्शन व्हेन द हेज इज अकम्प्लिश्ड बाय गोइंग शॉर्ट इन द फ्यूचर मार्केट। तो अब कहने का मतलब है आपने कैश में, आपके पास माल है, कैश में आपके पास इक्विटी शेयर्स पड़े हुए हैं और आप फ्यूचर मार्केट में आप पोजीशन शॉर्ट की बना लेते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि आपको होल्डिंग बेचने की जरूरत नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको ये लग रहा है मार्केट नीचे जा सकती है फॉर द टाइम बिंग, तो उस केस में क्या करोगे? आप अपनी पोजीशन हेज करने के लिए फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बना दोगे और बाद में शॉर्ट की पोजीशन से आप निकल जाओगे और आपको लॉन्ग जो आपका कैश मार्केट में जो आपकी होल्डिंग है उसको आप एज इट इज रहने दोगे। क्रॉस हेज, व्हेन वन यूजेस इंडेक्स फ्यूचर टू हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क को हेज करने के लिए आप क्रॉस हेज बनाते हो एंड इट इज एस्टैब्लिशिंग अ क्रॉस हेज बिटवीन, ही इज नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट अंडरलाइंग टू हेज द रिस्क अगेंस्ट। तो क्रॉस हेज में क्या होता है कि अगर आपको सेम अंडरलाइंग एसेट नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आपका सिमिलर अंडरलाइंग एसेट में पोजीशन डिफरेंट बना सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जेट फ्यूल का अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या कर सकते हैं? हेजर्स में यूज द कॉन्ट्रैक्ट लाइक एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल, गैस ऑयल, उसमें अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं।
सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थोड़ा लंबा चैप्टर था, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ये जरूरत है ये वाला चैप्टर, और पूरा करिकुलम आपको ये वाले चैप्टर पढ़ने की मैं एडवाइस करूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, you sold one XYZ stock future contract at 270 and the lot size is 1200. What is the profit if you purchase the contract back at 265? देखो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमने बेचा है शेयर को 278 पे और खरीद लिया है वापस 265 पे। तो जब हम शॉर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे शॉर्ट करेंगे तो जितना नीचे प्राइस जाएगा उतना प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कितना प्राइस नीचे आ गया, 13 रुपए प्राइस नीचे आ गया, 278 से 265 आ गया, तो 13 का डिफरेंस है। और लॉट साइज कितना है, 1200 रुपए का है। सो सीधा हम 13 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर इज बी 15,600। तो दो ऑप्शन प्लस के दिए गए थे, दो माइनस के, तो देखते ही दो माइनस वाले ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, you have taken a short position of one contract in June XYZ futures, contract multiplier 50 है यहाँ पर, at a price of 3400. When you close this position after a few days, you realize that you made a profit of 10,000. What is the following closing actions you would have enabled you to generate this profit? अब आपने पोजीशन शॉर्ट की बनाई थी 3400 रुपए पे, लेकिन 50 का मल्टीप्लायर था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था इसमें, लॉट साइज 50 का था, लेकिन आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ उस पे। तो आपने कितना नीचे उसको खरीदा होगा, राइट? अब आपको 10,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए आपने उसको नीचे के लेवल पे खरीदा होगा ना। सो सिर्फ आप अपने कैलकुलेट करके ही देख सकते हो कि आपने वो 200 रुपए पे नीचे खरीदा होगा, तभी तो 50 प्रॉफिट बना है 10,000 का। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज 10,000 रुपीज। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। सेलिंग वन बैक या बाइंग वन जून वाला या बाइंग वन जून वाला एट 1300। तो दो ऑप्शन बाइंग वाले आ रहे हैं कि बाइंग कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 3600 पे। अब 3600 पे अगर आप बाय करोगे तो वो तो लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने बेचा ही 3400 रुपए पे। तो एक ही बाय जो ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पर, बाइंग वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 3200। तो आंसर इज सी। अब बात करते हैं कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर अट्रैक्ट्स same margin as sum of two independent legs. So future contract lower margin than sum of two independent legs, या higher margin या no margin। तो कैलेंडर स्प्रेड में जनरली आपका लो मार्जिन रखता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो कैलेंडर स्प्रेड आप बना रहे हो, एक पे बिलोंग कर रहे हो, एक पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो। तो कहने का मतलब आगे पोजीशन काइंड ऑफ हेज पोजीशन हो जाती है, जहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी भी हुई तब भी आपको ज्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन कम लगता है। तो आंसर इज बी। Fourth question, margins in future trading are to be paid by only by seller, only by buyer at clearing corporation. तो both buyer and seller need to pay the initial margin। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं तब भी आपको मार्जिन देना है, एंड इफ यू आर सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट तब भी आपको मार्जिन देना है। Question number 5th, when the near leg of calendar spread transaction on index future expires, the farther leg becomes a regular open position, true या false? तो जब आप नियर वाला आपका एक्सपायर हो जाएगा तो उसको आप स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट पोजीशन बना सकते हैं नेक्स्ट इंडेक्स फ्यूचर में। सो आंसर इज ट्रू। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।